नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी किसानों को लेकर राहुल गांधी के बड़े प्लान की, हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार की, देखेंगे कैसे इंडिया गठबंधन ने बढ़ाई मोदी सरकार की चिंता, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को, जानेंगे मनुस्मृति के मुद्दे पर बैकफुट पर आई सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे बाइडेन की फिसलती जुबान ने बढ़ाई उनकी मुश्किलें। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नेपाल में पीएम पुष्पकमल दहल ने दिया इस्तीफा, संसद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हारी प्रचंड सरकार, केपी शर्मा ओली की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राहुल गांधी को किया फोन, यूएस राष्ट्रपति चुनाव से पहले हुई बातचीत। नीट केस में आरोपी गंगाधर गुंडे को जमानत मिली, सीबीआई ने एक जैसे नाम की वजह से गलत व्यक्ति को पकड़ा था। शेयर बाजार में भारी उछाल, 622 अंकों की तेजी के साथ 80,519 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 195 अंकों की तेजी के साथ 24,511 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक हुई। बैठक में तमाम किसान नेता शामिल हुए। बैठक में कई अहम फैसले भी किए गए। इस बीच अब खबर आ रही है कि किसानों ने राहुल गांधी से बड़ी मांग कर दी है और राहुल ने भी किसानों की मांग को स्वीकार कर लिया है, जिससे मोदी सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है। तो कैसे किसान और राहुल ने बढ़ा दी मोदी सरकार की परेशानी, देखिए रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर एमएसपी गारंटी कानून सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन करने का फैसला किया है। वहीं माना जा रहा है कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर राहुल गांधी सदन में इस आंदोलन का चेहरा बन सकते हैं। बता दें कि आंदोलन शुरू करने से पहले एसकेएम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें अपना संशोधित मांग पत्र सौंपेगा। वहीं एसकेएम के नेता 16 से 18 जुलाई के बीच पीएम मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम सांसदों को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि अपने प्राइवेट बिल को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सदन में पेश करने की मांग करेंगे। किसानों ने कहा कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को बेनकाब करो नाम का आंदोलन भी करेगी। इससे साफ है कि जनता में राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है और इसलिए अब संयुक्त किसान मोर्चा ने सदन में अपनी आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी को चुना है। एक तरफ जहां संसद में किसानों की आवाज राहुल गांधी बनने जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी घबराई हुई नजर आ रही है, तो वहीं किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी सरकार को फटकार लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिगेटिंग हटाने का निर्देश दिया है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, देखिए ये रिपोर्ट। किसान लंबे वक्त से एमएसपी और कर्ज माफी की अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के किसानों ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर बैरिगेटिंग लगाकर रोक दिया गया। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर ही डटे रहे। तो वहीं अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। दरअसल हाल ही में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे और साथ ही प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण की जान जाने के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब सुप्रीम कोर्ट से भी सैनी सरकार को निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि राज्य सरकार हाईवे की यातायात को कैसे रोक सकती है। राज्य सरकार का काम है कि वो यातायात को नियंत्रित करे। हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें, लेकिन उसको नियंत्रित भी करें। आखिर राज्य सरकार बॉर्डर को खोलने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है? अदालत ने हरियाणा सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान भी देश के नागरिक हैं, उन्हें भी सुविधाएं चाहिए, उन्हें भी भोजन और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जानी चाहिए। वो आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोर्ट के फैसले ने जहां किसानों के हौसलों को बुलंद कर दिया है, तो वहीं सरकार शंभू बॉर्डर खोलने के लिए बाधित हो गई है, जिसके बाद किसानों को अपना आंदोलन तेज करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही अब किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी भी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकारते हुए शंभू बॉर्डर खोलने के लिए कहा है, जिससे बीजेपी चिंता में है। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई है। तो क्या फैसला हुआ इस बैठक में, देखिए रिपोर्ट। मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेता जुटे। मौका अंबानी परिवार में शादी का था, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम हस्तियां पहुंची थी। इसमें शामिल होने पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच बड़ी बैठक की खबर सामने आ रही है।
बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए कहा कि मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, कभी भी गिर जाएगी। उन्होंने सरकार पर तानाशाह की तरह बर्ताव करने के आरोप लगाए। इसके बाद देर शाम को ममता बनर्जी की एनसीपी चीफ लालू यादव, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी एससी चीफ शरद पवार के साथ ही सपा चीफ अखिलेश यादव के साथ बैठक हुई। गांधी परिवार से कोई भी मुंबई नहीं पहुंचा है। दरअसल बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा नुकसान भी महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में हुआ है और यहाँ के नेताओं के बीच मुंबई में बैठक हुई। बैठक में एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर सहमति बनी है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसे लेकर बड़ी रणनीति तैयार की गई है। इस बात पर भी सहमति बनी है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन की एक बैठक दिल्ली में भी होगी। साफ है, इंडिया की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार कर ली गई है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बैठक ने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नजर आ रही है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलते हुए नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले के पीएमएलए मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वो चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। ईडी की गिरफ्तारी को वैध बताने वाले लोअर कोर्ट के फैसले को पढ़ते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने ये भी माना है कि केवल पूछताछ आपको गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं देती है। ये पीएमएलए की धारा 19 के तहत आधार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल के केस में सुनवाई करने के लिए 3 जजों की बड़ी बेंच अपॉइंट करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। बहरहाल बड़ी बेंच की सुनवाई तक अरविंद केजरीवाल की जमानत वैध है। बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को सीएम को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अभी भी केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। जब तक सीबीआई मामले में फैसला नहीं आ जाता, तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। 17 जुलाई को सीबीआई मामले में सुनवाई होनी है। ईडी मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद सीबीआई मामले में भी केजरीवाल की जीत के कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ डीयू के सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को लेकर विरोध जताया गया। अब इस मामले में डीयू प्रशासन ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मनुस्मृति को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। दरअसल गुरुवार को डीयू के लो छात्रों के सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल करने की बात सामने आई थी, जिसे लेकर डीयू के तमाम प्रोफेसरों ने इस फैसले का विरोध जताते हुए वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखी थी। लगातार दबाव बढ़ता देख डीयू प्रशासन ने अब इस फैसले को रद्द कर दिया है। विवाद बढ़ता देख वाइस चांसलर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिलेबस में बदलाव का प्रस्ताव मनुस्मृति को शामिल करने को लेकर था। हमने किताब को शामिल करने और फैकल्टी के जरिए बदलाव के प्रस्ताव दोनों को ही खारिज कर दिया है। इस तरह की कोई भी चीज छात्रों को नहीं पढ़ाई जाएगी। वाइस चांसलर के इस फैसले से पहले टीचर्स, प्रोफेसरों के संगठनों समेत कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि ये संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत पर हमला है। वहीं डीयू के इस फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी स्वागत किया है। मनुस्मृति मामले ने सियासी पारा हाई कर दिया है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज है। महाराष्ट्र विधान परिषद में 11 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। वोटिंग समाप्त होने के 1 घंटे बाद काउंटिंग भी शुरू हो गई। इस बार भी जमकर क्रॉस वोटिंग की खबरें आई। वोटिंग के दौरान हंगामा भी मचा। तो क्या रहा चुनाव परिणाम, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 11 सीटों के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें सबसे चौंकाने वाला परिणाम मिलिंद नार्वेकर को लेकर है। वोटों के समीकरण में मिलिंद नार्वेकर को सबसे ज्यादा मुश्किल में बताया जा रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर चुनाव जीत गए हैं। उन्हें पहली वरीयता के 22 वोट मिले, लेकिन शेतकारी कामगार पक्ष के जयंत पाटिल चुनाव हार गए हैं। एमएलसी के चुनाव परिणामों में बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं।
पंकजा मुंडे, अमित गोरखे, परिणय फुके, योगेश टिलेकर सभी पहले दौरे की काउंटिंग में ही जीतने में कामयाब रहे। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पहली वरीयता के 23 वोटों की जरूरत थी और बीजेपी के इन चारों ही उम्मीदवारों को पहली वरीयता के 26-26 वोट मिले। पहली वरीयता में बीजेपी के 5वें उम्मीदवार सदाभाऊ खोते को 14 वोट मिले थे, लेकिन उन्हें दूसरी वरीयता के 12 वोट और मिल गए, जिस कारण से वो भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तो दूसरी तरफ अजित पवार गुट वाली एनसीपी के दोनों उम्मीदवार पहली वरीयता के वोटों के आधार पर ही चुनाव जीत गए हैं। भावना गवली को 24 और कृपाल तुमाने को 25 वोट मिले हैं। एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना के भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। शिंदे गुट के राजेश विटेकर को 23 और शिवाजी राव गर्जे को 24 वोट मिले। महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस की प्रज्ञा सातव को 25 वोट मिले, जबकि मिलिंद नार्वेकर को पहली वरीयता के 22 वोट मिले। जयंत पाटिल को सिर्फ 12 वोट मिले, जिस कारण से वो चुनाव हार गए। जबकि पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस के वोट जयंत पाटिल को ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन अंतिम समय पर कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव किया और जाटिल की जगह नार्वेकर के पक्ष में वोटिंग कराकर उनकी जीत तय कर दी। अमेरिका में जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग की जा रही है, उनकी जगह कमला हैरिस का नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। बाइडेन को हटाने के पीछे का कारण उनकी हेल्थ को बताया जाता है। अब फिर से बाइडेन ने ऐसा ही एक बयान दिया है, जिसके बाद से इस विषय पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। तो क्या कुछ कहा बाइडेन ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में सियासी पारा हाई है। नवंबर में यहाँ राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। एक तरफ पहले ही जो बाइडेन ट्रंप से प्रेसिडेंशियल डिबेट में हार चुके हैं, तो वहीं उनकी उम्मीदवारी भी अब सवालों से घिर गई है। जो बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही है और अब जो बाइडेन ने खुद ही ऐसा बयान दे दिया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बाइडेन ने कहा कि देखिए, मैं उपराष्ट्रपति के रूप में ट्रंप को नहीं चुनता अगर वो राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। उनके इस बयान ने अमेरिका की राजनीति में हंगामा मचा दिया है। पूछा जा रहा है कि क्या बाइडेन का मानसिक स्वास्थ्य सही है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं, वो राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। बाइडेन की ये पहली गलती नहीं है, बल्कि वो लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं जो बता रहे हैं कि वो थके हुए हैं। वो बात अलग है कि वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है और दावा कर रहे हैं कि वो ही ट्रंप को चुनाव में हराएंगे। अमेरिका में नाटो की मीटिंग चल रही है। इसमें बाइडेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन बता दिया। बाइडेन के बयान के बाद अब डेमोक्रेट जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में एक और सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव हरा सकती हैं, जबकि बाइडेन चुनाव लड़ते हैं तो बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। अब अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी जल्दी ही इस पर फैसला कर सकती है। देर से बदलाव किया गया तो कमला हैरिस भी ट्रंप के सामने कमजोर पड़ सकती हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।